Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start new topic, design procedure of socket and speaker cutter joint. Clear? So there are many applications when it is required to join two coaxially rod used for transmitting motion, or rod may be subjected to tensile or compressive loading, right? So for such kinds of application we develop design. Name of this design is cutter joint, right? सो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो डिज़ाइन प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, डिज़ाइन प्रोसीजर का नाम है सॉकेट एंड स्पीकर कटर जॉइंट, राइट। इस पूरी डिज़ाइन में वी हैव अ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट सॉकेट, सेकंड कंपोनेंट स्पीकर एंड थर्ड कंपोनेंट इज कटर। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक सॉकेट एंड है और एक स्पीकर एंड है, राइट। अब इन दोनों एंड को हमको क्या करना है, असेंबल करना है। अब असेंबल करने के लिए हमको एक किसी पिन और जॉइंट की जरूरत पड़ेगी। उस जॉइंट को हम बोलते हैं कटर जॉइंट, राइट। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये सॉकेट है, राइट, फिर ये हमारा स्पीकर है, राइट। अब सॉकेट के अंदर जब हम स्पीकर को इंसर्ट करते हैं, राइट, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो स्लॉट्स हैं, रेक्टेंगुलर टेपर स्लॉट्स यहाँ पे भी है, कॉमन स्लॉट्स हैं। अब इस स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, टेपर जॉइंट को क्या करते हैं, कटर जॉइंट को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने से क्या होगा कि ये दोनों एंड क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, राइट। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि इनके बीच में हमको थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि हम इजीली इसको असेंबल कर सकें और इजीली इसको डिसअसेंबल कर सकें। अब अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नोटेशंस को देखेंगे। अब जैसे कि हमारे पास दो एंड है, कौन कौन से हैं, एक सॉकेट एंड है और एक हमारे पास स्पीकर एंड है। अब दोनों एंड पर क्या है, रॉड है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डी दे रखा है, स्मॉल डी। अब ये जो डायमीटर है D1, ये सॉकेट का डायमीटर है, या इसको अभी बोल सकते हो आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, और ये जो है इनर डायमीटर ऑफ सॉकेट, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ स्पीकर, राइट। और ये जो है आपका डायमीटर D3, ये है कॉलर ऑफ स्पीकर जो कि D3 है, और ये जो डायमीटर है D4, ये है आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, राइट। और आप यहाँ पर देख रहे हो B, ये है विड्थ ऑफ कटर। अब आप ये देख रहे हो कि इसकी जो लेंथ है टोटल कटर की, वो क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब सॉरी विड्थ की बात करें तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा है, फिर ऐसे करते करते बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसके मीन विड्थ लेंगे, राइट। सो हम जो इसकी विड्थ को कैलकुलेट करेंगे वो किस बेस पर करेंगे, मीन विड्थ, राइट, एवरेज विड्थ लेंगे, जिसको बोलेंगे आप स्मॉल विड्थ। और यहाँ पे आप देख रहे हो के का मीन्स ये, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ स्पीकर, राइट। मतलब ये जो स्लॉट्स का एंड है और एंड ऑफ स्पीकर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको आप बोलोगे के। इसको हम बोल सकते हो थिकनेस ऑफ सॉकेट, मीन्स अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ सॉकेट, राइट। सो अब ये जो नोटेशन है, जितने भी आपके डायमेंशन जो हमारी जॉइंट के, अब सबसे पहले इस डिज़ाइन प्रोसीजर को करने के पहले हमको ये देखना होगा कि आप जब डिज़ाइन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो सकती है जिसके कारण ये फेल हो सकता है। अब हम जब भी डिज़ाइन प्रोसीजर को करेंगे तो हमको बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेज को कंसिडर करना पड़ेगा जिसके कारण ये फेल हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा होता है आपका क्रशिंग स्ट्रेस, राइट। मतलब इन 3 रीजन के कारण ये फेल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, अब हम जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट है वो फेल कब हो सकता है, या तो उसका एरिया कम हो, अगर एरिया कम होगा तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस होगी तब भी वो फेल हो सकता है। दूसरा रीजन, या तो उसकी इंटरनल वीकनेस हो तो वो फेल हो सकता है। तो इस बेस पर हम उसकी डिज़ाइन करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम जब इसकी डिज़ाइन को प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं, सॉकेट, स्पीकर और कटर। तो हम इसकी जो डिज़ाइन करेंगे, अगर हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, कि जो डायमीटर स्मॉल है, स्मॉल डायमीटर है, तो मतलब हम इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे रॉड से, ठीक है, डिजाइन ऑफ रॉड। उसके बाद हम लेंगे स्पीकर एंड, उसकी डिजाइन करेंगे। अब स्पीकर एंड भी किसके कारण फेल हो सकता है, हो सकता है कि वो टेंसाइल के कारण फेल हो, शेयरिंग के कारण फेल हो, और क्रशिंग के कारण फेल हो, ये कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम फिर पूरे सॉकेट एंड को कंसिडर करेंगे। इसमें भी हम देखेंगे कि व्हाट आर बेसिक कंडीशन कंपोनेंट में बी फेल, सो टेंसाइल, शेयरिंग और इट मे बी क्रशिंग। उसके बाद लास्ट में जो हमारे को
फाइनली जो हमारा मेन एम है कि हमको इन दोनों एंड को ज्वाइन करके रखना है, जिसका हम यूज़ करते हैं क्वार्टर, तो उसकी भी डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि किस स्ट्रेस के कारण ये फेल हो सकता है, शेयरिंग के कारण फेल हो सकता है या बेंडिंग के कारण फेल हो सकता है, और इसके व्याप पे हम आगे इसकी डिज़ाइन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसकी डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बट अभी मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि लेंथ ऑफ क्वार्टर, राइट। सो लेंथ ऑफ क्वार्टर जो जनरली होती कितनी है, 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ रोड के बराबर, राइट। और अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस ऑफ क्वार्टर की पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो कितना होता है, D/4, राइट। ये हर बुक में, हर डेटा बुक में अलग अलग हो सकता है, बट हमारा ये जो एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है कि हम जनरली कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ क्वार्टर दैट इज 4 into D. D means diameter of rod, and small t thickness of quarter, which is not visible here, so we will consider thickness small d upon 4, right. अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब जो हम डिज़ाइन जो पढ़ रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है। बेसिक एप्लीकेशन मतलब हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो इसकी बेसिक एप्लीकेशन 2 जगह हम यूज़ करते हैं, इसको मैं बता सकता हूँ। बस टू कनेक्ट, so first application to connect piston and cross head in reciprocating engine, and second application to connect parts of split flywheel, right. so पहली एप्लीकेशन पिस्टन और क्रॉस रोड को कनेक्ट करने के लिए हम इस जॉइंट का यूज़ करते हैं, राइट। और सेकंड टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ स्प्लिट फ्लाईव्हील, अब जो भी फ्लाईव्हील होता है उसके जो भी पार्ट्स जो कि स्प्लिट होते हैं उसको भी कनेक्ट करने के लिए हम इस जॉइंट का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, अब मैं इसके बाद डिजाइन ऑफ प्रोसीजर बताऊंगा। ओके, सो दिस इज द डिजाइन प्रोसीजर स्टेप्स, डिजाइन ऑफ रॉड, डिजाइन ऑफ स्पिगोट एंड, डिजाइन ऑफ स्पिगोट कॉलर, डिजाइन ऑफ सॉकेट एंड एंड डिजाइन ऑफ क्वार्टर। सो वन बाय वन हम सारी स्टेप्स को समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले डिजाइन की स्टेप्स को देखने के पहले अब हमारे पास कितने कंपोनेंट्स, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास सॉकेट है, दूसरा है हमारे पास स्पिगोट है, और तीसरा जो हमारे पास है क्वार्टर, राइट। अब इन तीनों की डिजाइन को हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखते हैं इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि मिनिमम डायमीटर कौन सा है, तो मिनिमम डायमीटर ये हमारा रॉड, राइट। ये डायमीटर और ये डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है और ये मिनिमम डायमीटर है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डिज़ाइन 2 तरीके से फेल हो सकती है, एक इंटरनल वीकनेस के कारण और दूसरा जब उसका एरिया कम हो। अगर एरिया कम होगा और अगर हम लोड ज़्यादा लगाएंगे, या तो टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो अब हम इसकी स्टेप्स को देखें, तो पहली स्टेप्स क्या है, डिज़ाइन ऑफ रॉड। ओके, सो डिज़ाइन ऑफ रॉड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस पूरे डायग्राम में सबसे स्मॉल डायमीटर किसका है, रॉड का है। अब जैसे कि हम ये जो डिज़ाइन का प्रोसीजर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सॉकेट एंड स्पिगोट कटर जॉइंट। अब ये जनरली हम इस पर कौन से लोड लगाते हैं, या तो टेंसाइल लोड लगाते हैं या कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। अब सबसे छोटा डायमीटर जो कि क्या है, डी है। अब अगर हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, राइट, तो इसके फेल होने के चांसेस कहाँ पे होंगे, रॉड में। किसके कारण होंगे, टेंशन के कारण, ठीक है। सो इसका जो रेसिस्टिंग एरिया होगा वो इस तरह होगा, इस तरह, राइट। इस तरह फेल होगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये है आपका रेसिस्टिंग एरिया, जो कि होगा π/4 d², राइट। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉड, राइट। सो हमारे पास अब चूंकि किसके कारण हो रहा है, टेंसाइल के कारण हो रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P/एरिया, राइट। अब चूंकि एरिया कितना है, π/4 × d², क्योंकि रॉड का शेप किस तरह है, सर्कुलर शेप है, राइट। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P = σT
into area. So we can write P equals to sigma T, that means pi by 4 d square and into sigma T, right? So from this equation we can find D, राइट. सो हम इस इक्वेशन से D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो ये पहली स्टेप हो गई हमारी डिजाइन ऑफ रॉड. अब नेक्स्ट स्टेप, ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन का, डिजाइन ऑफ स्पीगॉट एंड. जैसे कि आप देख रहे हो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है ये जो हमारा है स्पीगॉट एंड. अब इस पूरी डिजाइन में हम स्पीगॉट एंड को अभी फिलहाल में क्या स्पीगॉट एंड को देख रहे हैं. अब स्पीगॉट एंड किस कारणों से फेल हो सकता है, मीन्स कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण ये फेल हो सकता है. तो 3 रीजन है. पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन टेंसाइल, राइट. फर्स्ट रीजन है कि अगर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये फेल हो सकता है. दूसरा है शेयरिंग के कारण. ठीक है. क्योंकि सीधी बात है कि ये जो स्पीगॉट एंड है वो सॉकेट के अंदर इंसर्टेड है, क्योंकि इसको हमने, इसके बीच में क्या एक स्लॉट्स है. स्लॉट तो दोनों का कॉमन है. अब उसमें क्या होगा, शेयरिंग भी होगा. ठीक है. तो शेयरिंग में भी ये फेल हो सकता है. और तीसरा होता है रीजन जिसके कारण ये फेल हो सकता है वो है क्रश. क्रश मीन्स जब जैसे कि मान लो ये क्वार्टर इंसर्टेड है, अभी जो स्लॉट है ये भी मेटल का बना हुआ है और ये जो क्वार्टर है वो भी मेटल का बना हुआ है. जब मेटल टू मेटल इसमें रबिंग होगा तो वहाँ पे भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी, उसको हम बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस. तो हम तीनों स्ट्रेस को 1 बाय 1 यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है. ओके. सो पहली कंडीशन हम मानते हैं इसमें, कंसिडरिंग फेल्योर ऑफ स्पीगॉट एंड थ्रो द स्लॉट फॉर क्वार्टर अंडर टेंशन, राइट. सो सीधी बात है कि स्पीगॉट एंड में क्या है, स्लॉट्स होगा. अब स्लॉट्स होगा और उसमें क्या है, क्वार्टर इंसर्टेड है. तो एक रीजन हम ये भी मान सकते हैं कि जब हम टेंसाइल फोर्स होगा तो इसके कारण भी ये फेल हो सकता है. जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ. ओके. सो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा है स्पीगॉट एंड, ठीक है. अब इसमें क्या है, स्लॉट्स है. अगर मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके फेल होने के चांसेस कहाँ होंगे, इस तरह से होंगे, राइट. अब ये फेल होगा. अब चूंकि इसका डायमीटर हम जानते हैं कितना है, D2, डायमीटर ऑफ स्पीगॉट, राइट. और ये जो स्लॉट्स है उसकी थिकनेस कितनी होती है, स्मॉल टी, राइट. सो इसका जो रेसिस्टिंग एरिया है उसको कितना लिखेंगे हम, रेसिस्टिंग एरिया इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये सर्कल है, पाई बाई 4 d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी, राइट. ये इसका एरिया होगा. कैसे, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है d2. अब क्योंकि ये स्लॉट्स है इसका थिकनेस कितना है t, तो इस पूरे सर्कल में से, पूरे डायमीटर में से अगर हम स्लॉट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है फॉर्मूला नंबर एरिया का. रेसिस्टिंग एरिया हो जाता है पाई बाई 4 d2 का स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी, राइट. सो अब हमारा ओके. सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पीगॉट, सो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा. अब चूंकि स्ट्रेंथ समझते हो ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्लियर, इसके लिए स्पीगॉट एंड के लिए. सो ये कितना हो जाएगा, जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है क्योंकि टेंसाइल के कारण हो रहा है, तो सिग्मा टी इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया. तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा टी इक्वल्स टू पी इंटू एरिया, सॉरी P इक्वल्स टू सिग्मा टी इंटू एरिया. तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा, P इक्वल्स टू एरिया कितना, रेसिस्टिंग एरिया पाई बाई 4 d स्क्वायर माइनस d2 t इंटू सिग्मा टी, राइट. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find value of dt, right. so ये हमारा कंसिडरेशन किसके लिए होगा, कंसिडरेशन फेल्योर ऑफ स्पीगॉट एंड थ्रू द स्लॉट फॉर क्वार्टर अंडर टेंशन. जब टेंसाइल फोर्स होगा
तब ये फेल्योर होगा, और इसके लिए फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम इक्वेशन जो निकाल सकते हैं वैल्यू d2 की, राइट, इजीली फाइंड कर सकते हैं. अब नाउ नेक्स्ट कंसिडरेशन. ओके, सो सेकंड स्टेप कंसिडरिंग शेयरिंग फेल्योर ऑफ स्पीगॉट, राइट. सो इन दिस स्टेप, जैसे कि हमने पहली स्टेप में क्या देखा था कि जो फेल्योर था किसके कारण था, टेंशन के कारण था, ठीक है. अब जो फेल्योर होगा वो किसके कारण होगा, शेयरिंग के कारण होगा, राइट. सो कंसिडरिंग शेयरिंग फेल्योर ऑफ स्पीगॉट. सो मैं फिगर में आपको बताता हूँ. सो जैसे कि आप देख रहे हैं इस 3D डायग्राम में कि ये स्पीगॉट है. जब इसमें शेयरिंग होगा, राइट, शेयरिंग होगा तो ये जो स्लॉट्स है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके दो पार्टीशन होंगे, बैक साइड और एक फ्रंट साइड, ठीक है. तो शेयरिंग होगा क्योंकि एक रीजन फेल होने का क्या है, शेयरिंग भी है. अगर आप फोर्स लगाते हो तो चूंकि जो क्वार्टर है स्लॉट्स के अंदर है, अब स्लॉट्स के अंदर है तो जैसे ये इसको फोर्स करेगा, मीन्स इस साइड करेगा, तो ये इस पार्टीशन में चले जाएगा, तो शेयरिंग होगा. जो शेयरिंग होगी कौन सी शेयरिंग होगी, डबल शेयरिंग होगी, राइट. तो रेसिस्टिंग एरिया कितना है इसका, हो गया आपका एरिया, हो गया आपका. अब शेयरिंग एक इस साइड और इसके अपोजिट साइड, तो 2 टाइम शेयरिंग, 2 इंटू d2 इंटू के, राइट. सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पीगॉट, तो उसको अब मैं डायरेक्ट लिखूं P इक्वल्स टू, अब चूंकि एरिया कितना है आपके पास 2 इंटू d2 इंटू के. क्यों, क्योंकि देखिए ये डायमीटर कितना होगा, डायमीटर तो सेम होगा आपका d2. अब चूंकि इसमें स्लॉट था तो इस स्लॉट यहाँ से शेयर हो गया, इस पार्टी इस जगह पर आ गए, राइट. तो इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इतना शेयर होकर यहाँ तक जाएगा, राइट. तो ये कितना है k, तो k इंटू d2, राइट. तो एरिया कितना हो गया d2 इंटू के, और कितने टाइम शेयरिंग हो रही, 2 टाइम शेयरिंग हो रही. तो 2 इंटू d2 इंटू के, एंड फॉर्मूले में क्या है आपका, किसके कारण शेयरिंग हो रहा है, टाउ के कारण. इसे हम जानते हैं कि टाउ की वैल्यू कितनी होती है, p अपॉन ए. तो ए इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू एरिया इंटू टाउ. तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, रेसिस्टिंग एरिया हो गया, और ये हमारा टाउ हो गया. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find value of k, right. So ये second step हो गई considering sharing failure of spigot. Now third step in design of spigot end, considering crushing failure of spigot end. अब जैसे कि हमने अभी 2 फेल्योर देखी है, पहला टेंशन था तो दूसरा क्या था, शेयरिंग था. अब तीसरा जो थर्ड स्टेप ये आपकी कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्योर ऑफ स्पीगॉट एंड. अब जैसे कि हमने 2 स्टेप्स अभी पढ़ी, स्पीगॉट एंड 2 स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, टेंसाइल के कारण फेल हो सकता है, और शेयरिंग के कारण फेल हो सकता है. अब तीसरी जो स्टेप्स है हमारी क्रश के, मतलब कि जो हमारा स्लॉट है, जैसे कि ये स्लॉट है, राइट. अब इस स्लॉट में जब हम क्वार्टर को इंसर्ट करते हैं तो क्वार्टर भी मेटल का बना होता है, और ये जो स्लॉट होता है ये भी मेटल का बना होता है. तो मेटल टू मेटल क्या होता है, रबिंग होता है. रबिंग होता है तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेटल टू मेटल, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर 2 मेटल है आपस में अगर मोशन करेंगे, राइट, और एक दूसरे के ऊपर सरफेस मोशन करेंगे तो उनके बीच में रबिंग होगा, ठीक है. तो इसके कारण भी ये फेल हो सकता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्रशिंग, राइट. सो फिगर मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो आप देख रहे हो कि जो स्लॉट्स हैं, अब इसमें क्या है, क्वार्टर इंसर्ट है. अब क्वार्टर क्या होगा, जब इसमें मोशन करेगा तो मेटल टू मेटल इसमें क्या होगा, रबिंग होगा. तो इन दैट केस जो हमारा रेसिस्टिंग जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, d2 इंटू टी. d2 मीन्स टोटल डायमीटर ऑफ स्पीगॉट, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कितना है d2, और t क्या है आपकी थिकनेस, क्योंकि स्लॉट की थिकनेस भी कितनी है t, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा क्वार्टर है उसकी थिकनेस कितनी है t, जो कि विजिबल यहाँ पर नहीं, लेकिन हम उसको कितना कंसिडर करेंगे, स्मॉल t. तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, रेसिस्टिंग एरिया A इक्वल्स टू d2 इंटू टी. सो क्रशिंग स्ट्रेंथ
ओके, सो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पिगॉट एंड, तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं किसके, क्रशिंग स्ट्रेस, तो क्रशिंग स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा सी से। सो सिग्मा सी इक्वल्स टू कितना होता है, पी अपॉन ए, राइट। तो रेसिस्टिंग एरिया कितना है आपका, d2 इंटू टी, राइट। सो वी कैन राइट इक्वेशन P इक्वल्स टू, राइट, P इक्वल्स टू d2 इंटू टी और इंटू सिग्मा सी, राइट, क्योंकि एरिया कितना है, d2 इंटू टी। So from this equation we can check value of sigma c, right। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो सिग्मा सी वैल्यू है इसमें हम इसको चेक करेंगे। अब हम चेक क्या करेंगे कि जब भी हमारी सिग्मा सी की जो वैल्यू आती है, अगर वो अलाउएबल स्ट्रेस से कम होती है तो हम उसको सेफ डिजाइन में कंसीडर करेंगे। तो ये डिजाइन ऑफ स्पिगॉट एन की तीनों कंसिडरेशंस कंप्लीट हो गए, राइट। So next design is a design of spigot collar. Okay, so हमने spigot end की डिजाइन कर ली। अब spigot collar की डिजाइन करना है। अब spigot collar किन कारणों से फेल हो सकता है, सो इसमें भी दो कंसिडरेशन है। तो पहला कंसिडरेशन है ओके, सो कंसिडरिंग शेयरिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर यह है स्पिगॉट एंड और इसके साथ में अटैच है इसका कॉलर। अब कॉलर दो रीजन के कारण फेल हो सकता है। तो पहला रीजन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कंसिडरिंग शेयरिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। अब अगर इनके बीच में शेयरिंग होता है, राइट, सो इसके कारण भी ये फेल हो सकता है। तो इस फेलियर को भी हम कंसिडर करेंगे अपनी डिजाइन में, जैसे कि मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ। ओके, सो जैसे कि आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं स्पिगॉट कॉलर। तो स्पिगॉट कॉलर और ये आपका स्पिगॉट एंड। अब इसमें क्या होगा, सर्कमफेरेंस के कारण जब इसमें शेयरिंग होगा, राइट। शेयरिंग कैसे, क्योंकि ये इसके कनेक्ट हैं। अब इस मतलब जब इसमें शेयरिंग होगा तो इसके सर्कमफेरेंस के कारण जो उसका रेसिस्टिंग एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका, पाई d2 इंटू T1, क्योंकि थिकनेस आपके पास यहाँ पर दे रखी है कितना, T1, राइट। सो ये T1 थिकनेस और डायमीटर D2 और ये कितना है आपका, थिकनेस इसकी कितनी है, T1, क्योंकि जो फेल हो रहा है वो पर्टिकुलर किसके कारण हो रहा है, स्पिगॉट डायमीटर के कारण हो रहा है। और डायमीटर और ये आपकी थिकनेस, राइट। तो ये हो गया शेयरिंग। सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पिगॉट कॉलर, तो ये कितना हो जाएगा, तो टाउ इक्वल्स टू P अपॉन ए। अब जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा जो हमारा रेसिस्टिंग एरिया कितना है, पाई इंटू d2 इंटू T1। जैसे कि हम जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, राइट। सो 2r दैट मीन्स d2, तो पाई 2πr, तो पाई इंटू d2 इंटू थिकनेस। तो थिकनेस किसकी कंसिडर कर रहे हैं हम, कॉलर की, राइट, क्योंकि यहीं पे शेयरिंग हो रहा है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, P इक्वल्स टू, राइट, सो रेसिस्टिंग एरिया पाई इंटू d2 इंटू थिकनेस T1 एंड आपका वही हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ T1, राइट। अब इस इक्वेशन से हम T1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा जो कंसिडरेशन है वो मैं बताने वाला हूँ कि डिजाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर, एक तो हो गया हमारा शेयरिंग के कारण और दूसरा होगा क्रशिंग के कारण, ठीक है। तो मैं बता, सो सेकंड कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर इज कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। तो भाई अब हम ये देखना चाहते हैं कि कॉलर और किस कारण फेल हो सकता है। तो क्रश के कारण भी क्या, क्रशिंग स्ट्रेस के कारण भी ये फेल हो सकता है, क्योंकि देखो ये कॉलर है और ये स्पिगॉट डायमीटर, जब इसके अंदर ये रहेगा तो मेटल टू मेटल क्या होगा, रबिंग होगा, राइट। तो इस तरह हो सकता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि ये डायमीटर कितना है हमारा, d3m, राइट, और ये जो डायमीटर है हमारा d2, तो रेसिस्टिंग एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इसका 5/4
d3 square minus d2 square, right? So crushing strength of spigot collar कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब चूंकि क्रशिंग स्ट्रेंथ तो सिग्मा सी आर, राइट? सो सिग्मा सी आर इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया, राइट? एरिया कितना है? रेसिस्टिंग एरिया, क्योंकि देखिए ये डायमीटर कितना है? d3 और ये डायमीटर कितना है? d2। तो ये यहाँ पर क्रश हो रहा है इस एरिया का, तो ये कितना निकल जाएगा? π/4 d3 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डायरेक्ट, p इक्वल्स टू हो जाएगा π/4 d3 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर और इनटू, राइट? कौन सी स्ट्रेस है? क्रशिंग स्ट्रेस, सो सिग्मा सी आर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ d3, राइट? सो सेकंड कंसिडरेशन भी आपका कंप्लीट होगा, किसके लिए? डिजाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर के लिए। नाउ नेक्स्ट डिजाइन जो हमारी स्टेप्स की है, फोर्थ नंबर स्टेप, जो कि क्या है? डिजाइन ऑफ सॉकेट। तो हम सॉकेट की डिजाइन की बात करेंगे, जिसमें हम सॉकेट की डिजाइन भी देखेंगे और इसके सॉकेट के कॉलर की डिजाइन को भी देखेंगे। ओके, सो डिजाइन ऑफ सॉकेट, जैसे हमने डिजाइन ऑफ स्पिगॉट एंड के लिए हमने 3 कंडीशंस को स्टडी किया था और उसका फॉर्मूला निकाला था। तो कौन कौन सी कंडीशन थी? कि टेंशन ड्यू टू टेंसाइल, सॉरी फेलियर ड्यू टू टेंसाइल, और दूसरी कंडीशन थी फेलियर ड्यू टू शेयरिंग, एंड उसके बाद कंडीशन हमने निकाली थी फेलियर ड्यू टू क्रशिंग। उसके बाद अब नेक्स्ट जो डिजाइन है वो हम बात करते हैं सॉकेट की, राइट? सॉकेट जिसके अंदर हम स्पिगॉट को इंसर्ट किया था। अब हम पर्टिकुलर डिजाइन की बात करते हैं सॉकेट की, तो इसमें भी 3 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? कंसिडरिंग सॉकेट फेलियर अक्रॉस द स्लॉट अंडर टेंशन, राइट? अब हम ये सॉकेट को देख रहे हैं। अब चूंकि सॉकेट है ये क्या है? होलो कंडीशन में, राइट? क्योंकि इसके अंदर क्या है? स्पिगॉट। तो ये जो सॉकेट है इसका डायमीटर कितना होता है? d1, और इसके अंदर जो दूसरा ये है आपका स्पिगॉट, इसका डायमीटर कितना है? d2। तो या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सॉकेट और ये इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, राइट? सो अब हम क्या करेंगे? इसकी डिजाइन जब करते हैं तो आप देख रहे हो ये d1 और ये कितना है? d2, राइट? सो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी डिजाइन कैसे देखते हैं, राइट? सो ये आपका ओके। सो देखो इस फिगर में आप क्या देख रहे हो? ये हमारा सॉकेट है जिसका डायमीटर कितना है? d1 और स्पिगॉट का डायमीटर कितना है? d2। अब हम बात करते हैं कंसीडरिंग सॉकेट फेलियर अक्रॉस द स्लॉट अंडर टेंशन। अब दोनों का स्लॉट्स क्या है? कॉमन है। अब उसमें जो टेंशन हो रहा है उसके कारण ये फेल हो सकता है। तो स्लॉट मीन्स ये होगी आपकी थिकनेस कितनी है? t। तो इसको उसका एरिया है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, वो एरिया हो जाएगा रेसिस्टिंग एरिया π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, राइट? माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। तो ये हमारा रेसिस्टिंग एरिया होगा। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हो ये डायमीटर कितना है टोटल? d1, ये डायमीटर कितना है? d2, राइट? और इसके जो स्लॉट्स का जो थिकनेस है वो कितना है? t, राइट? सो आप ये चीज देखिए, d1 मतलब π/4 d1 का स्क्वायर और माइनस d2 का स्क्वायर, और माइनस जो हम इतना एरिया है वो उसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? d1 माइनस d2 और इंटू टी, क्योंकि थिकनेस भी तो काउंट करना पड़े। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिंग एरिया। सो ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉकेट, सो वी कैन राइट sigma t equals to p upon a, right? So we can write equation p equals to sigma t and
ए, तो एरिया क्या आपका रेसिस्टिंग एरिया पाई बाई 4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी एंड किसके कारण टेंसाइल फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेस, तो सिग्मा टी. So from this equation we can find value of d1, right? So ये हो गया हमारा consideration socket failure across the slot under tension. Now next design is okay. So next consideration in design of socket considering shearing failure of socket collar. अब जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये जो जैसे कि हम जानते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेट थिकनेस कितनी होती है स्लॉट से यहाँ तक, स्मॉल है, राइट. सो जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये शेयर किस तरफ होगा, कॉलर इस तरफ होगा, ठीक है. तो मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आपको. ओके, सो जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो कि जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये इतनी थिकनेस क्या होती है इस साइड में आ जाती है. जैसे कि देख रहे हैं कि इसकी शेयरिंग किसी टू टाइम शेयरिंग हो रही है, डबल शेयरिंग हो रही, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, मतलब टोटल इतनी थिकनेस है, ये साइड से इस साइड पे आ जाएगी, राइट. अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉकेट कॉलर की बात कर रहे हैं. तो इसका रेसिस्टिंग एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये है d4 और ये है d2. d4 मीन्स सॉकेट कॉलर जो कि मेंशन है और d2 मीन्स स्पिगॉट एंड, राइट. सो रेसिस्टिंग एरिया ये हो जाएगा आपका d4 माइनस d2 और इंटू x. अब चूंकि ये शेयरिंग है तो शेयरिंग है मतलब जिस हिसाब से शेयरिंग हो रही तो 2 टाइम शेयरिंग होगा, डबल शेयरिंग, तो दैट मीन्स सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉकेट कॉलर. सो वी हैव फॉर्मूला tau equals to P upon A. So we can write equations P equals to एरिया कितना है आपका रेसिस्टिंग एरिया d4 माइनस d2 और कितनी थिकनेस में शेयर होगी x, मतलब जो थिकनेस है कितनी है वो x, तो इस साइड आ जाएगी, राइट. जैसे कि आपने फिगर में देख रखा है. सो आप इसको लिख सकते हो d4 माइनस d2 इंटू x मल्टीप्लाई टाउ. अब कितने टाइम शेयरिंग हो रही है इसकी, 2 टाइम्स, डबल शेयरिंग है, राइट. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find value of x, right. सो ये एक स्टेप हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बची हुई है कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्योर ऑफ सॉकेट, राइट. सो अब हमको उसको देखना है. सो इन दिस स्टेप हम क्या देखते हैं कि आपका कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्योर ऑफ सॉकेट कॉलर, राइट. सो आप क्या देखते हो कि ये जो स्लॉट्स है, राइट. अब जब ये क्वार्टर है जब उसमें इंसर्टेड होगा तो इसमें रबिंग होगा स्लॉट्स के बीच में, तो इसमें क्या होगा सॉकेट में रबिंग होने के कारण इसमें क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, राइट. सो मैं डायरेक्टली फिगर से आपको क्लियर करता हूँ. सो आप क्या देखते हो कि क्वार्टर जब इसमें इंसर्टेड हुआ तो इसमें क्या होगा रबिंग होगा. अब इसके स्लॉट की थिकनेस कितनी है t, राइट. तो रबिंग होगा दैट मीन्स इस तरह होगा, क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगी इसमें. तो इसका जो रेसिस्टिंग एरिया वो कितना हो जाएगा आपका, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा d4 माइनस d2 इंटू थिकनेस, राइट. सो अब क्या हो जाएगा हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ of socket collar, right. So crushing strength of socket collar, so sigma cr equals to P upon A. So we can write value of P equals to एरिया कितना है रेसिस्टिंग एरिया A equals to d4. d4 मीन्स ये जो टोटल डायमीटर
सॉकेट कॉलर का कितना है D4 और ये स्पिगोट का डायमीटर कितना है D2 और थिकनेस स्लॉट की थिकनेस जो कि कितनी है T। तो ये हो गया हमारा एरिया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं D4 माइनस D2 इंटू T और स्ट्रेस कौन सी है ये वाली क्रशिंग के कारण, राइट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ D4, राइट। सो एक कंसिडरेशन हमारा क्लियर हो गया। सो डिजाइन ऑफ सॉकेट इज ओवर। सो उसके बाद जो लास्ट डिजाइन बची है वो लास्ट डिजाइन है डिजाइन ऑफ कॉटर। ओके, सो नाउ लास्ट स्टेप ऑफ आवर डिजाइन इज डिजाइन ऑफ कॉटर। सो अब जो हम कॉटर के डिजाइन की बात करते हैं तो कॉटर के डिजाइन एक तो शेयरिंग के कारण फेल हो सकता है और दूसरा होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है। तो पहली कंडीशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कंसिडरिंग शेयरिंग फेल्योर ऑफ कॉटर। तो कॉटर कैसे फेल हो सकता है, जब भी हम फोर्स लगाएंगे, राइट। तो फोर्स लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो मीन विड्थ है वो कितनी है B, राइट। सो जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये वाला एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका डबल शेयर होगा। सो इसका जो रेसिस्टिंग एरिया वो कितना हो जाएगा B और इसकी थिकनेस वो कितनी हो जाएगी T। डबल शेयरिंग सो 2 टाइम शेयरिंग। सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्वार्टर सो टाउ इक्वल्स टू P अपॉन A। अब रेसिस्टिंग एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स शेयरिंग B इंटू T। B मीन्स बिट ऑफ क्वार्टर और T मीन्स थिकनेस, राइट। सो P इक्वल्स टू ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू B इंटू स्मॉल t एंड टाउ। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ B, राइट। सो हम विड्थ ऑफ क्वार्टर जो कि वैल्यू है B उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन है क्वार्टर का डिजाइन ऑफ क्वार्टर का, जिसके कारण क्वार्टर क्या हो सकता है फेल हो सकता है। तो वो कंसिडरेशंस क्या है, कंसिडरिंग फेल्योर ऑफ क्वार्टर इन बेंडिंग। जब भी बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है क्वार्टर में तो भी वो क्या हो सकता है फेल हो सकता है। ये भी एक स्ट्रेस है, इसको हमको देखना है। अब आप क्या देखते हो कि ये जो क्वार्टर है, राइट। अब इसमें सॉकेट है और एक आउटसाइड डायमीटर है और एक इनर डायमीटर है। तब हम ये देख सकते हैं कि आउटसाइड डायमीटर पर जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है 0 होती है और इनर डायमीटर पर जो स्ट्रेस होती है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, राइट। तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें मतलब ये बेंड होने की कोशिश करेगा, राइट। सो देखिए ये स्ट्रेट लाइन और ये टेपर लाइन, राइट। अब स्ट्रेट लाइन में जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी यूनिफॉर्म होगी और यहाँ पर जो स्ट्रेस क्या करेगी वैरी करेगी, राइट। सो P/2 दैट मीन्स P force acting at this side and P force acting at this side. So this is P/2 and this is P/2. So total force is P and this is total force is P. So in this section force are uniform or in this section force are vary, right. So अब हम क्या देखेंगे, so the maximum bending moment occurs at the center of quarter। तो ये सेंटर ऑफ क्वार्टर, जैसे कि हमने सेंटर ऑफ क्वार्टर को क्या हम जनरली मीन कितनी लेते हैं B, तो हमने सेंटर ऑफ क्वार्टर के इसमें मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, किसके अबाउट ले रहे हैं सेंटर ऑफ क्वार्टर B के अबाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये फोर्स P/2 यहाँ पे लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डायमीटर है वो कितना होगा स्पिगोट का D2, राइट। और ये सॉकेट का डायमीटर कितना हो जाएगा D4, राइट। सो अगर मैं केवल इतना कंसिडर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना है D2 और अगर मैं इसको हाफ कंसिडर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा D2/2। बट यहाँ पर मेरा जो फोर्स लग रहा है वो इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पे लग रहा है, तो P/2 मल्टीप्लाई तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D/2/4, राइट। अब इसमें क्या होगा इधर देखिए, अब ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो रही है। अब यूनिफॉर्म स्ट्रेस में क्या देख रहे हो आप कि ये तरह का ट्रायंगल फॉर्म है, ठीक है। अब ट्रायंगल फॉर्म में अब जनरली हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, तो ग्रेविटी अगर यहाँ से बेस से हम कंसीडर करते हैं यहाँ तक तो कितना लेते हैं h/3, राइट। अब देखिए टोटल इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक वो कितना होगा, क्योंकि ये हो गया D4 और ये हो गया D2, तो D4 माइनस D2/2, तो ये टोटल डिस्टेंस। और हम ग्रेविटी अगर बेस से कंसीडर करते हैं तो वो कितना होगा जनरली h/3 होता है, h मतलब टोटल डिस्टेंस, तो D4 माइनस D2/2
n इंटू 1/3, तो 1/3 राइट। सो इसको अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस मतलब कंसिडर करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट, ये विड्थ ऑफ क्वार्टर। सो अब देखिए आप, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है फोर्स का, एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज को क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मोमेंट mb equals to, so this is clockwise, we are considering negative, so minus p/2 multiply total distance d2/4, and this is anti-clockwise, so plus p/2 multiply, so gravity, that is 1/3 and 2, 1/3 into 2 means that is 1/6, so d4 minus d2 upon 6 and total distance, right, so plus d2/2, right. So we will simplify this equation and we will get mb equals to p/2 d2/4 plus d4 minus d2 upon 6. So this is bending, maximum bending moment at the center of quarter, right. So bending stress sigma b equals to क्या होता है आपका, बेंडिंग मोमेंट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सेक्शंस। सो हम मॉड्यूल ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन मतलब मैं अगर इतना ही कंसीडर करता हूँ, राइट, इतना, जिस तरह टोटल विड्थ ऑफ दिस क्वार्टर इज बी, राइट। और अगर मैं ये मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन की बात करूँ तो जेड इक्वल टू कितना होता है, आई वाई वाई अपॉन एक्स। तो एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स है b/2 हो जाएगा। और आई वाई वाई की बात करूँ तो जनरली रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला कितना होता है, आई वाई वाई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, तो ये होता है आपका dv³ अपॉन 12। तो यहाँ पर d कितना है, हाँ, अब इसको हम इसकी जो थिकनेस है उसको कितना कंसिडर करते हैं, t। सो इसको इस तरह लिख सकते हैं, t v³ अपॉन 12 अपॉन b/2, तो 2 से ये कैंसिल और b से ये b कैंसिल। सो आपके पास जो मॉड्यूल ऑफ सेक्शंस कितना हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6 tv², राइट। सो आपके पास जेड की वैल्यू भी है। अब हम जो मेन फॉर्मूला होता है इसको मैं लिखता हूँ इस तरह, ये होता है सिग्मा बी इक्वल्स टू, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको इक्वेशन में, p/2 d2/4 प्लस d4 माइनस d2 अपॉन 6 और अपॉन 1/6 tv²। So with the help of this equation we can find value of bending stress। और एक और चीज़, अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो वह डिज़ाइन सेफ में नहीं होगा। तो इसी तरह हमने सारे कंपोनेंट्स की डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।